आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते हैं, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट मीन्स को यूज़ करते हैं, कार्स को, बाइक्स को, बाईसाइकिल्स को, बसेस को। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा सेल है वो भी डिफरेंट मीन्स को यूज़ करता है अपने अंदर से चीज़ों को बाहर लेके जाने के लिए और अपने अंदर चीज़ों को लेकर आने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सेल कौन से मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए। स्टूडेंट, सेल के अंदर और बाहर ये जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सेल के लिए? क्योंकि सेल को न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना है, ठीक है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेकर आना है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सेल ने अपने अंदर से वेस्ट को एलिमिनेट करना है, अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है और ब्लड से वो ऑक्सीजन जाती है हमारे सेल्स के पास। तो जो हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जबकि अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ब्लड में वापस भेज देते हैं। तो ये जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये भी ट्रांसपोर्ट के जरिए से होता है। एंड फोर्थ में हमारे पास आ जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक टॉपिक है हमारे पास इसी चैप्टर में, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कि जो हमारे सेल्स हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से सिग्नल मिलता है कि उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन है, दैट इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे सेल का सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि किस मॉलिक्यूल ने अंदर आना है और किसने बाहर रहना है। इस सारे प्रोसेस का बेसिक ये है कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना है। होम्योस्टेसिस होता है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी का उसको नॉर्मलाइज करके रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं मेन मैकेनिज्म्स की तरफ जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं सेल को। देयर इज बेसिकली टू मेन मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हम बारी बारी इन सारे मैकेनिज्म्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर सेल को कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। यानी अगर सेल से बाहर कुछ भेजना है तो उसके लिए भी कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, सेल के अंदर कुछ लेकर आना है तो उसके लिए भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात इसके अंदर ये कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अलॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का ये मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होनी है उसकी कंसेंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड के ऊपर उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो लो है। तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। अब ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इसके अंदर सेल को कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ये होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ती है। सेल एनर्जी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आने के लिए या अंदर से बाहर लेकर जाने के लिए। तो इस वाली ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर आए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे होता है कि जिस साइड पे ऑलरेडी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उन सब्सटेंसेस की, उन मॉलिक्यूल्स की, दोबारा उसी साइड पे लो से हाई की तरफ हम लोगों को मॉलिक्यूल को लेकर
लेकर आना है, इसी वजह से सेल को इस वाले प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक सब्सटेंस को लो से उसकी हाई कंसेंट्रेशन की तरफ लेकर आना होता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान में। वो हाई टू लो कंसेंट्रेशन थी, इसी वजह से उसमें एनर्जी नहीं यूज करनी पड़ी, जबकि ये लो से हाई कंसेंट्रेशन पे लेकर आना था तो हमें एनर्जी यूज करनी पड़ी। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स को। हमने बात की थी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 मेन टाइप्स हैं, दैट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है तो इन तीनों के अंदर ये चीज कॉमन है कि तीनों के अंदर एनर्जी सेल को यूज नहीं करनी पड़ेगी। तीनों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले है डिफ्यूजन। इसको बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन भी कहा जाता है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसे सब्सटेंस की मूवमेंट होती है जो या तो लिक्विड है या तो गैसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है, सॉलिड्स नहीं, ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस। किस तरह से मूव करेंगे, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे। तीसरी बात कि सेल को कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथी बात ये कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये जो लिक्विड्स और गैसेस की डिफ्यूजन है, ये होती है लिपिड बाइलेयर के जरिए से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इजीली पास कर सकते हैं, तो ये होती है सिंपल डिफ्यूजन। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक बीकर है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हैं, और ये जो बीकर है ये सेपरेट हुआ हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके जरिए से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अब ये जो राइट साइड है इसके ऊपर ये ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन हाई है। आप इन ब्लैक मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कह लें, जबकि ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारी ये जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनको आप ऑक्सीजन कह लें। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है तो ये स्टार्ट कर देंगे मूव करना टुवर्ड्स राइट साइड, जबकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं ये राइट साइड पर जाते हैं तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इनकी जो मूवमेंट है, रेड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पहले रेड मॉलिक्यूल्स की थी तादाद 9, ठीक है, जबकि अब इनकी मूवमेंट इस साइड है तो अब ये 7 मॉलिक्यूल्स रह गए। इनकी मूवमेंट जो है वो राइट साइड पर स्टार्ट हो चुकी है। अब इनकी मूवमेंट तब तक जो है वो राइट साइड की तरफ होती रहेगी, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होती रहेगी, जब तक कि दोनों साइड्स पे ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी तादाद बराबर नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड के ऊपर और 6 ही मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के राइट साइड के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी दोनों साइड पे सेम है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन दोनों साइड पे बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे जो डिफ्यूजन है उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जो सिंपल डिफ्यूजन है, वो होती है लिपिड बाइलेयर के जरिए से। ठीक है, जो से मॉलिक्यूल्स पास करते हैं वो लिपिड बाइलेयर से पास करते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर ये हमारी लिपिड बाइलेयर है और ये एक प्रोटीन दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कहा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है लिपिड बाइलेयर के जरिए से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये रेड मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये सेल के बाहर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन एरिया। यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो है तो ये बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को लिपिड बाइलेयर के अंदर से किस तरह से डिफ्यूजन होती है ये दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट, सेकंड पे हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी डिफ्यूजन है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एरिया विद द यूज ऑफ सम फैसिलिटी, और वो जिस फैसिलिटी को वो यूज करते हैं वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जी स्टूडेंट्स, जो कि सिंपल डिफ्यूजन थी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो लिपिड बाइलेयर से इजीली पास कर रहे थे, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यूज करते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से सेल के अंदर एंटर होते हैं, ना कि लिपिड बाइलेयर से।
स्टूडेंट्स इसके अंदर भी वही है कि हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। बस सिंपल ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर से गुजरेंगे और फिर सेल के अंदर आएंगे, या अगर उन्होंने सेल से बाहर जाना है तो वो इन्हीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यूज करके बाहर जाएंगे। ये बिल्कुल उनके लिए एक गेट की तरह एक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए से होती है मूवमेंट, तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कितने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मेजर हिस्सा है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना है और कम हिस्से के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगी, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये उतनी ज़्यादा होगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो रेट है वो इन्हीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। अब स्टूडेंट, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात की थी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कुछ होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो पूरी जो लिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको पास कर रहे होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो स्टूडेंट्स, इनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। और इनके अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहलाते हैं, जो कि स्पेशली ट्रांसपोर्ट के अंदर ही रोल प्ले करते हैं। अब इसके अंदर फर्दर दो तरह के प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास है चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक चैनल्स बनाते हैं, जिनके अंदर से मॉलिक्यूल्स की या आयंस की मूवमेंट होती है। चैनल जस्ट एक रास्ता, एक जस्ट रोड बनाते हैं जिसके अंदर से इजीली ये जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं ये पास कर सकते हैं। अब चूंकि ये हाइड्रोफिलिक चैनल्स हैं और हमने यही बात की थी कि जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते, वो प्रोटीन्स से पास करते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक चैनल्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज गेटेड एंड द सेकंड वन इज नॉन गेटेड। गेटेड चैनल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर एक ऊपर स्मॉल सा गेट होता है। वो गेट जो है वो जब क्लोज हो जाता है तो मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, वो जब खुलता है तो मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और वो जो गेट है वो कब खुलता है, वो स्पेसिफिक स्टिमुलस की बेस पे खुलता है। जब किसी वोल्टेज का चेंज होगा या कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा उसके ऊपर, या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस, कोई चेंज आएगा फिजिकल, तो उसकी बेस पे ये जो गेटेड चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी मदद से आयंस की मूवमेंट जो है वो इनसाइड या आउटसाइड द सेल हो सकती है। जबकि जो नॉन गेटेड चैनल्स हैं, दीज आर सिंपल चैनल्स दैट जस्ट मेक अ रोड, जिससे इजीली जो है सब्सटेंस जो है वो पास कर सकते हैं। ये जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली नॉन गेटेड चैनल, जिसका कोई गेट नहीं है, इजीली सब्सटेंस जो है वो इस रास्ते से मूव कर सकते हैं। लेकिन जो भी सब्सटेंस मूव करेंगे वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होंगे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर से पास नहीं कर सकता, जस्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं आयन चैनल्स, ठीक है, जिसके अंदर सोडियम आयन के चैनल्स होते हैं, पोटाशियम आयन, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब के डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिनको हम आयन चैनल्स कहते हैं। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स पास करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास करने का दो वेज हैं, हम दूसरे वे को आगे ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं कैरियर प्रोटीन्स, जिन्हें ट्रांसपोर्टर्स भी कहा जाता है। कैरियर प्रोटीन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जिनके साथ जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंज लेकर आते हैं, और फिर जो मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट हो जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये किस तरह से होता है इसे हम डायग्राम के जरिए से समझेंगे। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, ठीक है। और इनके अंदर ये होता है कि चूंकि कैरियर प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन कम होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो है इनकी मूवमेंट जो इनके जरिए से जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 10 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं 10, और उन 10 कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर सबके ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया है, तो उस पॉइंट पे
देयर विल बी अ सैचुरेशन, उस वक्त वो जो है ना प्रोसेस वो अपने मैक्सिमम रेट पे चल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके अंदर ये होता है कि एक मैक्सिमम रेट आ जाता है और उसके बाद जो बाहर और अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहले वाले मॉलिक्यूल्स अंदर ना चले जाए। तो ये जो केस है ये सिर्फ कैरियर प्रोटीन्स के साथ होता है। इनके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की और अमाइनो एसिड्स ट्रांसपोर्टर्स की। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे और अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स जो कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे इनसाइड या आउटसाइड द सेल। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनी होती है इसलिए उनको सेल के अंदर लेकर आना ज़रूरी होता है और उनकी जो मूवमेंट है वो इन कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए से होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें चैनल प्रोटीन दिखाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो दो तरह के प्रोटीन से होती है, वन इज चैनल प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज कैरियर प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैनल प्रोटीन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये बिल्कुल एक चैनल, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आयंस दिखाई दिए, सोडियम के आयंस जो कि एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। किस फैसिलिटी को यूज करके? चैनल प्रोटीन्स को यूज करके। स्टूडेंट्स, एक और बात हमने बात की कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये दो तरह के होते हैं, गेटेड होते हैं और नॉन गेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है ये नॉन गेटेड है, इसके ऊपर कोई गेट नहीं है, जबकि जो गेटेड होते हैं उनकी इस पॉइंट के ऊपर एक गेट होता है और जब वो गेट क्लोज हो जाता है तो मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है। और वो गेट ओपन कब होता है? जब कोई खास स्टिमुलस आता है, कोई खास किस्म का मॉलिक्यूल आता है, उस टाइम पे वो गेट जो है वो ओपन होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। हमने बात की एक चैनल प्रोटीन होते हैं और दूसरे कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन के बारे में हमने कहा था कि जब मॉलिक्यूल आकर इनके साथ अटैच होता है तो ये क्या करते हैं? ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इनकी ओपनिंग इस साइड पे थी, इन्होंने अपनी शेप को चेंज किया और ये जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आया था इसको अंदर की तरफ उतार दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाहर की साइड पे कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हाई थी, अंदर की साइड पे लो थी, तो इन मॉलिक्यूल्स ने कैरियर प्रोटीन्स को यूज करके सेल के इनसाइड एंट्री हासिल की। स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप को देखने से पहले हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डिफरेंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल डिफ्यूजन हमने बात की हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है और होती कैसे है? लिपिड बाइलेयर से। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी हाई टू लो की तरफ होती है, लेकिन होती कैसे है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो इनके अंदर दोनों के अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होती, ये बेसिकली इसके डिफरेंस में नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन डिफरेंस कहा जाता है तो उसमें आप ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। थर्ड पे आ जाता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कौन से मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं और कौन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके जरिए से स्मॉल नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पास करते हैं। क्योंकि ये मूवमेंट लिपिड बाइलेयर से हो रही है तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पढ़ा था कि जो लिपिड बाइलेयर है वहाँ से छोटे मॉलिक्यूल्स पास करते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर लिपिड से बनी है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली पास करते हैं उसमें से, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और हमारे पास यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, तो वो जो है वो लिपिड बाइलेयर से ईजिली मूव कर सकते हैं। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर से सिंपल डिफ्यूजन में आएंगे, जबकि जो पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करेंगे हमारी जो प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, उनके जरिए से। अब इनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं और डिफरेंट तरह के आयंस आ जाते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, जो कि सिंपल इजीली पास नहीं कर सकते हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से उसका मेजर हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो इजीली पास नहीं कर सकते वहां से। लास्ट में हमारे पास है रेट ऑफ मूवमेंट। अब ये रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो जो हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है उसका रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डिफ्यूजन। अगर हम लोगों को बुखार हो जाए तो हमारे जो बॉडी का जितना सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो हार्ट बीट तेज होने की रीज़न यही है कि जो मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर की जो है वो इफेक्ट होता है डिफ्यूजन के ऊपर। एंड परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा अंदर आएंगे। जबकि जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, हमने बात की, उसका हमारा रेट जो है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के नंबर के ऊपर। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो जो हमारी मूवमेंट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो उसकी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। और अगर वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कम प्रेजेंट है तो वो स्लो होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो डिफ्यूजन है, इस सिंपल डिफ्यूजन, इसके अंदर जो रेट है, जो स्पीड है वो फास्ट होती है, जबकि जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके अंदर स्पीड स्लो होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस ये होता है कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑस्मोसिस भी बिल्कुल बाकी सब मूवमेंट की तरह हायर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, यानी लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। लेकिन ऑस्मोसिस किस चीज़ की मूवमेंट है? तो ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी कि वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब ये जो ऑस्मोसिस का टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एक और तरीके से भी समझा जाता है। हम अब उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो सिंपल वाटर नहीं है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बात हो गई कि वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे वो सेल के अंदर प्रेजेंट हो या सेल के बाहर प्रेजेंट हो। दूसरी बात कि सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन ये होता है किसी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लिक्विड होता है, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है हमारा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एग्जाम्पल लें, अगर हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो जो नमक है हमारा, जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा सोल्यूट है, जबकि जो वाटर है हमारा वो सॉल्वेंट है। तो जब उसको हम मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल एक क्लियर सोल्यूशन बन जाता है, ना हमें नमक नजर आता है, ठीक है, वो बिल्कुल उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको कहा जाता है सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये बात हमें समझ आ गई कि सोल्यूशन क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह अब जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स को सेपरेट कर रही है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाटर प्रेजेंट है वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि वाटर कहाँ मूव करेगा? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे हम किस कंसेंट्रेशन की बात करें? हाई वाटर कंसेंट्रेशन से मूव करेगा लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो वाटर है उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस वाले सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन, वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में, दैट इज सोल्यूट, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसके अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है। जबकि दूसरी साइड पे हमने कहा वाटर कहाँ से कम करेगा? हाई से लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो जहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन लो होगी, कम होगी, वहां पे किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? वहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यानी कि वाटर में जब मूव करना है जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो जब वो लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा उस लो वाटर कंसेंट्रेशन वाले एरिया के अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो टॉनिक का वर्ड है, ये टॉनिसिटी का वर्ड है, ये होता है ये हमें बताता है रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। रिलेटिव कंसेंट्रेशन यानी कि दो सॉल्यूशन बिल्कुल साथ पड़े हैं, ठीक है, और एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है और दूसरे के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली होता है टॉनिसिटी, जो कि हमें कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का बताता है।
तो स्टूडेंट्स, इस सब बातों से हम लोग को पता चला डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस का, ठीक है। यानी हमने वही बात है कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करना है, लेकिन जहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है वहां पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, और जहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन है वहां पे हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे कहा जाएगा कि वाटर जो है, ऑस्मोसिस जो है, उसमें मूवमेंट कैसे होगी, उसमें मूवमेंट होगी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। सेम वही बात है, बस अब हम पहले हम वाटर की बेस पे बात कर रहे थे, अब हम सोल्यूट की बेस पे बात कर रहे हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे एक और तरह से देखें तो वाटर जो है वो मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है जबकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेम वही बात है, लेकिन इसको समझने का एक और तरीका है कि वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। इसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ऑस्मोसिस को एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बीकर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन हैं जो कि सेपरेट हुए हुए हैं एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि ये सेमी परमेएबल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि सॉल्यूशन एक साइड का जो सॉल्यूशन है वो हमारा सेल होता है और दूसरी साइड का जो सॉल्यूशन है वो सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन होता है और एक सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन होता है जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने दिखाया है दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस, ठीक है। इस साइड पे है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस साइड पे है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो जब एक कम है इसका मतलब दूसरी ज्यादा है। यहाँ पे अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ये सोल्यूट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, बाकी ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है। दूसरी साइड पे है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूट के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे कि जब भी चाहे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, हम बात करते हैं रिलेट करके, दो सॉल्यूशंस को रिलेट करके। अगर हम ये बात करें ना कि एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो वो हाइपरटोनिक है किसी दूसरे सॉल्यूशन से रिलेट करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सम अनदर सॉल्यूशन जो उसके साथ पाया जा रहा है। तो इसके साथ ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, इन दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करके इस वाले सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है जबकि इस वाले के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है जी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी बात की तरफ, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस होती है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। अब यही सारी सी बात है कि हाई कंसंट्रेशन वाले जहां पे वाटर का एरिया है वहां से लो कंसंट्रेशन वाले वाटर के एरिया की तरफ जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो होगा। तो और हमने ये भी कहा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्शन होती है ऑस्मोसिस की। तो स्टूडेंट्स, पहली बात यही कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। दूसरी बात क्या कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बात बिल्कुल सेम है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हाई वाटर कंसंट्रेशन हो या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन हो, एक ही बात है। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होती है। तो इस बात को आपने सही से समझ के रखना है। इसको समझने का एक और तरीका ये कर लें आप कि जहाँ पे नमक ज्यादा होगा वहीं पे पानी जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा पानी वहीं पे जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को ऑस्मोसिस की कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है, कि ऑस्मोसिस जो है वो सेल के टर्गर को मेंटेन करके रखती है। सेल के टर्गर का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है। प्लांट सेल की अगर हम बात कर लें तो प्लांट्स जो है वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, ये उनके सेल के टर्गर की वजह से होता है। सेल टर्गर का मतलब होता है सेल की जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको बैलेंस रखने के लिए पी ऑस्मोसिस जो है यही रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने हमें एक येलो बॉक्स दिया है जिसके अंदर हमें रिवर्स ऑस्मोसिस का बताया है। तो स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, जबकि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसमें लो वाटर कंसंट्रेशन से हाई वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। दूसरी तरह समझे तो हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। स्टूडेंट्स ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, ठीक है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको यूज करके वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। जो पानी गंदा होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो डिफरेंट तरह के डर्टी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस पानी के अंदर उसको निकालने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस किया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हम लोग को फॉर एग्जांपल ये आपको एक यू शेप ट्यूब नजर आ रही है जिसमें ये सेंटर मेम्ब्रेन है, एक साइड पे जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे ना एक इस साइड पे प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर का मतलब है कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि दूसरी साइड पे एक और सोल्यूशन है जो कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब ये कंसंट्रेटेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेमिनेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट माइक्रोब्स होंगे या डिफरेंट आयंस होंगे जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जब पानी को साफ किया जाता है तो ये प्रोसेस किया जाता है। अब होगा ये कि जो कंसंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन होगा ना इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करके कहाँ चले जाएंगे, हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ, जबकि ये जो कॉन्टेमिनेंट्स होंगे ये इसी साइड पे रह जाएंगे क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को यूज किया जाता है जो हमारा वाटर है उसको साफ करने के लिए, ठीक है। जो घरों के अंदर होते हैं ना डिस्पेंसर्स उनके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिसैलिनेशन फैसिलिटीज एंड इवन इन हाउस होल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो प्रेशर अप्लाई क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने लो कंसंट्रेशन से वाटर को हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने बात की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया। चूंकि लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट होनी है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स इसके अंदर एनर्जी सप्लाई की जाती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट मूवमेंट होती है लो टू हाई, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स जिन कैरियर प्रोटीन्स की हमने फैसिलिटेटेड डिफीन के अंदर बात की थी वही कैरियर प्रोटीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी रोल प्ले करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फैसिलिटेटेड डिफीन में चैनल प्रोटीन्स भी रोल प्ले कर रही होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स भी रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर सिर्फ कैरियर प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन है जो कि जिनके अंदर चेंज होता है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है जब उनके साथ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले जिन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट करवानी है, जिन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट सेल को चाहिए करवानी है उसमें वो मॉलिक्यूल्स आके कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। जब वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, अब चूंकि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो वो जो कैरियर प्रोटीन है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा तब तक कि जब तक कि सेल जो है वो एनर्जी को यूज करवा के उसको उसके अंदर मूवमेंट नहीं करवाता, ठीक है। तो एटीपी को सेल यूज करेगा और उसके बाद जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होगी। इसके अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है जो हमारे नर्व के सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट करवाता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये किस वक्त वर्क करता है? स्टूडेंट्स जब हमारी बॉडी को कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन ये जो पंप है ये एक्टिव स्टेट में वर्क नहीं करता, इट वर्क्स इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। जिस वक्त कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो कोई मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये पंप क्या करता है? ये पंप 3 सोडियम्स को इनसाइड्स ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करता है, जबकि 2 पोटेशियम्स को आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल मूव करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात कि जो सोडियम आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन पहले ही सेल के बाहर वाली साइड पे ज्यादा होती है, जबकि जो पोटेशियम आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन पहले ही सेल के अंदर वाली साइड पे ज्यादा होती है। तो क्या करता है ये पंप? एटीपी को, एनर्जी को यूज करता है और दोबारा से अंदर से सोडियम को बाहर लेके जाता है और बाहर से पोटेशियम को अंदर लेके आता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये 3 सोडियम इसके साथ अटैच हो गए, लेकिन जब तक एटीपी को यूज नहीं करेगा इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसने एटीपी को यूज किया, इसकी शेप चेंज हुई और अब ये तीनों सोडियम्स बाहर की तरफ निकाल दिए गए। बिल्कुल इसी तरह ये पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पोटेशियम बाहर से 2 पोटेशियम लेगा, ठीक है, ऑलरेडी बाहर कम कंसेंट्रेशन में फॉस्फेट को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा और अपनी शेप को चेंज करके इन पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। स्टूडेंट सेकंड पे हमारे पास आ जाती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बल्की मटेरियल्स, जो बड़े मटेरियल्स होते हैं, उनको सेल के अंदर लेकर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये नेम से जाहिर हो रहा है, एंडो का मतलब इनसाइड और साइटोसिस, साइटो का जो वर्ड है वो सेल के लिए यूज हो रहा है। तो इनसाइड द सेल बल्की मटेरियल्स की मूवमेंट होती है किसके जरिए से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं तो हम उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वो बल्की मॉलिक्यूल है जिसने सेल के अंदर एंट्री गेन करनी है। जब ये पास आएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाएगी, धंस जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल इस वाले एरिया के अंदर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा उसके बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये दोनों एंड्स हैं ये सील हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एंड्स दोनों बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो वेसिकल बना है, ठीक है, ये यानी कि ये ऊपर वाली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, ये वाली, ये जो वेसिकल अब इसका बन गया है ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा और सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये मटेरियल सेल के अंदर इंपोर्ट हो गया। तो ये इसके स्टेजेस हैं। स्टूडेंट्स एक और बात कि जो हमारी एंडोसाइटोसिस है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। वन इज फेगोसाइटोसिस, सेकेंड इज पिनोसाइटोसिस एंड द थर्ड वन इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फ्रेंड्स ये जो फेगोसाइटोसिस है इसका मतलब है कि सेल जब सॉलिड मटेरियल को अंदर लेकर आएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा फेगोसाइटोसिस। जब सेल किसी लिक्विड मटेरियल को अंदर लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स उसको कहा जाएगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, अगर सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस। ये जो फेगोसाइटोसिस है ये कहाँ पे होती है? जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जब ये बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और उसको किल करते हैं, वो बैक्टीरिया को जब अपने अंदर लेकर आते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से लेकर आते हैं। हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको फेगोसाइट्स कहा जाता है। वो सेल्स बैक्टीरिया को पकड़ते हैं बिल्कुल इसी एंडोसाइटोसिस वाले प्रोसेस से और फिर उसको सेल के अंदर लेकर आते हैं और फिर उसको किल करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स थर्ड पे है हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स ये ऐसी एंडोसाइटोसिस है जिसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जिस मॉलिक्यूल में बाहर से अंदर आना है वो इन रिसेप्टर के साथ पहले अटैच होंगे, ठीक है। ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक चीजों के लिए होते हैं। तो हमारे पास इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो इन्होंने दी है हमारे पास एलडीएल के रिसेप्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर्स हैं, लिवर सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये ब्लू में जो आपको दिख रहे हैं ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स किस चीज के? ये कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप होती है एलडीएल, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको कहा जाता है। तो ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये लिवर के पास आते हैं और जब ये जो लिवर के रिसेप्टर प्रोटीन है कोलेस्ट्रॉल के, ये जब इनको देखते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, पता चलता है कि ये एलडीएल का पार्टिकल ही है, तो ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं और वही एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक वेसिकल बन जाता है जो कि सेल के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स थर्ड पे हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो बल्की मटेरियल्स होते हैं उनको सेल से बाहर निकाला जाता है यूजिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेम से जाहिर हो रहा है एक्सो का मतलब बाहर लेके जाना, साइटोसिस सेल से। ठीक है, तो बल्की मटेरियल्स को सेल से बाहर ले जाने का जो प्रोसेस है उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके भी वही कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स ये वो बल्की मटेरियल है जिसको सेल से बाहर लेके जाना है। ठीक है, अब ये मटेरियल सबसे पहले एक वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद इसी तरह से बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ओपन अप होगी, और जब वो ओपन अप होगी तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो बल्की मटेरियल है, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस।